हाउ टू कैलकुलेट रिफंड ऑफ ITC इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, अंडरलाइन। एक बार फिर से थोड़ा वापस लिंक लगा के, जीरो रेटेड सप्लाई में ITC के रिफंड कब मिलते हैं? ITC मतलब आई और IS के। जब आपका आउटवर्ड सप्लाई IGST में हुआ हो या बॉन्ड में हुआ हो, बॉन्ड, क्योंकि IGST में हो तो आपने क्रेडिट यूज कर लिया होगा। आपका सप्लाई किस में हुआ बेटा? बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में। तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा? फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ओके, ये फॉर्मूला देखते हैं। रूल 89(4) स्टिपुलेट दैट इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ओके, विदाउट पेमेंट, अंडरलाइन, अगर ये रिफंड तभी मिलेगा जब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर क्या? बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। स्टूडेंट नोट्स में वापस एक बार लिख लो भाई, ध्यान नहीं होगा तो लिखो, रिफंड ऑफ ITC, रिफंड ऑफ ITC ऑन I एंड IS, ब्रैकेट में नॉट अ कैपिटल गुड्स, ये समझा क्या? ऑन I एंड IS, ब्रैकेट में नॉट अ कैपिटल गुड्स, ब्रैकेट कंप्लीट, इज available only if outward supply is made, only if is outward supply is made under bond or letter of undertaking. Paragraph change. If outward supply is made after payment of IGST, after payment of IGST, which subsequently refunded, as zero rate supply, then refund of ITC on I or IS, then refund of ITC on I and IS is not available. Not available as it is already utilized, for payment of tax. As it is already utilized for payment of क्या बेटा? Tax. जो रिफंड मिलेगा आपको, उन्होंने फॉर्मूला दिया है। अब सुनिएगा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? सुनो ध्यान से। अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रहे हो और दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक्सपोर्ट ही कर रहे हो, दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो और वो बॉन्ड में कर रहे हो, तो फिर जो भी I एंड IS सबका ही मिल जाएगा। लेकिन सुनो, उसमें एक ड्रॉबैक है। क्या? उसमें जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स के ITC आपको ITC मिलते हैं पर उसका रिफंड नहीं मिलता है, तो अननेसेसरी कैपिटल गुड्स का ITC क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेटेड होते जाएगा, क्योंकि आप कोई लोकल सप्लाई नहीं कर रहे हो। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप ऐसे एक्सपोर्टर हो जो लोकल सप्लाई भी करते हो और एक्सपोर्ट भी करते हो, तब ये फॉर्मूला है कि भाई उनका ये कहना है कि आपका टोटल सप्लाई, ये बाकी टर्म्स आगे पढ़ा होगा, एडजस्टेड मतलब क्या, ये टर्म्स बाद में पढ़ा होगा। आपका जो टोटल टर्नओवर है, मैंने क्या कहा? टोटल टर्नओवर है, उसमें आपने एक्सपोर्ट कितना किया? सिंपल आपकी कॉस्टिंग का फॉर्मूला है या अकाउंटिंग का। भाई आपने कितना एक्सपोर्ट किया? जीरो रेट किया, अंडर बॉन्ड, अंडर क्या कहा मैंने? बॉन्ड। ओके, अंडर बॉन्ड कितना एक्सपोर्ट किया डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। ये रेशियो में उस टैक्स पीरियड जो मंथ में, आई रिपीट, जो मंथ में आपने एक्सपोर्ट किया, वो मंथ का जो नेट ITC था। अब सर ये नेट मतलब क्या? पड़ा होगा, अभी समझ लो ये मंथ है जनवरी, तो जनवरी में मैंने जो एक्सपोर्ट किया होगा, तो जनवरी का जो मेरा नेट
आईटीसी था वो आईटीसी ये रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ये रेशियो में डिवाइड हो जाएगा मतलब क्या, एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय टोटल, और ये रेशियो में जो अमाउंट आएगा उससे हम कहेंगे क्या, रिफंड। अब ये जो मंथ का रिफंड मैंने निकाला ये टैक्स पीरियड में ही मैं क्लेम कर सकता हूं, या फिर ये साल का जो फाइनेंशियल ईयर था, जनवरी का है, जनवरी का फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च, तो वहां से 2 साल में मैं कभी भी क्लेम कर सकता हूं। मेरे पास दोनों ऑप्शन है क्योंकि आईटीसी का रिफंड है, तो ये टैक्स पीरियड में भी क्लेम कर सकता हूं, या मुझे मेरे पास फाइनेंशियल ईयर से 2 साल है। ये समझा नहीं समझा? तो फाइनेंशियल ईयर से 2 साल है नेट आईटीसी पर। ये तो मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दिया कि कुछ नहीं, वो टैक्स पीरियड, भाई आईटीसी को कैसे बायफरगेट करें, जीरो रेट के तरफ, तो आईटीसी इंटू जीरो रेट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। ओके, अच्छा ये फॉर्मूला क्या कहता है, आप सप्लायर ऑफ गुड्स भी हो और सर्विसेज भी हो, आप गुड्स भी देते हो एज वेल एज सर्विस, तो फिर फॉर्मूला और बढ़ जाता है, जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी, और ये टर्नओवर के रेशियो में आपको मिल जाएगा। पर बेटा जोक नहीं है ये, मतलब निकालना, इसके लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया एडजस्टर का मतलब क्या, नेट का मतलब क्या, ओके, तो ये भी हमें समझना है। तो थोड़ा फॉर्मूला मेरे साथ एक बार फिर से देखिए, फॉर्मूला क्या है, ओके, रिफंड अमाउंट इक्वल्स टू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू क्या बेटा, नेट आईटीसी। ओके, चलो अब ये देख लो कैसे निकाला जाएगा। रिफंड अमाउंट मीन्स मैक्सिमम रिफंड, इतना रिफंड मिलेगा, चलो ठीक है, लिख अंडरलाइन मैक्सिमम। अब नेट आईटीसी क्या, नेट आईटीसी अभी सिर्फ थ्योरेटिकली समझ लो, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली ओके नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा। नेट आईटीसी मतलब आईटीसी अवेल्ड ऑन आई एंड आईएस, ख्याल रहे कैपिटल गुड्स नहीं लिया जाएगा, आई एंड आईएस ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, मतलब जो आपका टैक्स पीरियड होगा या जो पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब मैं तो आपको ये भी बताता हूँ, आप ऐसे भी रिफंड क्लेम कर सकते हो कि भाई मैं टैक्स पीरियड वाइज नहीं क्लेम कर रहा हूँ, पूरे 6 महीने का एक साथ क्लेम कर रहा हूँ, तो आपका रिलेवेंट पीरियड फिर कितना हो गया, 6 महीना। आप क्वार्टरली क्लेम करो तो क्वार्टरली, उन्होंने ये नहीं कहा कि हर टैक्स पीरियड में क्लेम करो, आपकी मर्जी, करना है तो करो, पर आप क्वार्टरली भी क्लेम कर सकते हो, आप हाफ ईयरली भी क्लेम कर सकते हो, आप ईयरली भी क्लेम कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। रिलेवेंट टैक्स पीरियड अदर देन द इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ, पर ये नेट क्यों कहा, क्योंकि नेट में हम कुछ डिडक्ट करने वाले, ऐसा मत समझना कि वो टैक्स पीरियड का सभी आई एंड आईएस, नहीं, उसमें से हम कुछ डिडक्ट करेंगे, ओके, तो कुछ डिडक्ट करेंगे, तो अदर देन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल फॉर विच रिफंड इज क्लेम अंडर सब रूल 89(4)A एंड 89(4)B और बोथ, ओके, सब रूल 89(4)A 4B और बोथ। हाँ, थोड़ा एक बार फिर से समझ लो, आप ये मंथ का रिफंड क्लेम कर रहे हो या क्वार्टर का क्लेम कर रहे हो या हाफ ईयरली का क्लेम, तो ये मंथ में GSTR2 से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आई एंड आईएस के आईटीसी आए, जो भी पीरियड का क्लेम कर रहे हो वो पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आई और आईएस के आईटीसी आए, वो आईटीसी के ये फॉर्मूला से आपको रिफंड मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला से आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसके रिफंड आप ऑलरेडी 89(4)A में या 89(4)B में क्लेम कर चुके हो, तो वो आईटीसी डिडक्ट करना पड़ेगा, और जो बचेगा वो नेट आईटीसी का आपको मिलेगा। अब एक दूसरा सवाल आपके सामने, क्या सर ये 89(4)A और 89(4)B है क्या? ये है बेटा डीम एक्सपोर्ट एंड ओके सप्लाई बिफोर एक्सपोर्ट, जिसे हम पेनल्टीमेट सप्लाई कहते हैं। ओके, जैसे मैं आपको बता दूं, देखो आगे नेक्स्ट पेज पे मैंने 89(4)A, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, लास्ट मेरा लेक्चर सुन लेना, वो भी यूट्यूब पे है, मैंने कहा था यहां पे कि डीम एक्सपोर्ट लर्न करके जाना, और बेटा उस पर ही क्वेश्चन आया 4 मार्क का, ठीक है। प्रूफ के लिए अभी भी आज जाके देखो यूट्यूब पे, मैंने कहा है, ओके, स्मार्ट डिसीजन, हाँ। तो अब ऐसे केस में 89(4)A, और मैं आपको मैं खुद कहता हूं कि जितना इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज और कस्टम था ना,
बहुत इंटरेस्टिंग था। और यहाँ पे आज भी मुझे पुराने स्टूडेंट्स जो वे से हम पढ़ते थे कि कोर्ट की केसेस वगैरह, जीएसटी कंपैरेटिवली ड्राई है थोड़ा, क्योंकि नया नया है। अभी तो मेरा जॉब, मैं फील करता हूँ कि मेरा जॉब बस इतना बचा लॉ को एक्सप्लेन करना। केसेस कोई हाथ में है नहीं, इंटरप्रिटेशन हाथ में है नहीं। ओके, जो है वो अभी भी ओपन एरिया फॉर लिटिगेशन है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपका इंटरेस्ट चार्ट के थ्रू, कुछ एक्सप्लेनेशन के थ्रू, कुछ केस स्टडी के थ्रू आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में रखूं। ठीक है, अभी पर मैं आपको लिख के देता हूँ, 2 साल बाद ये इतना इंटरेस्टिंग होगा जब डिस्प्यूट क्रिएट हो गए, केसेस आएगी सामने, तब तो ये पढ़ने में और मजा आएगा। पर तब तक आप चार्टेड बन जाओगे तब मेरा प्रोफेशनल कोर्स आएगा। तो ऐसे केस में तो 89 4A सिर्फ अभी लिख लो। 4A क्या है मैं बताता हूँ। डीम एक्सपोर्ट में बेटा ओके, जैसे आप एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, ईओयू है, ईपीसीजी स्कीम है, ईओयू को सप्लाई करते हो या कुछ सेक्टर को सप्लाई करते हो तो उसको डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा। मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। और 89, ये तो 89 4A है। 89 4B भी आएगा। ये 89 4B पेनल्टी मेट सप्लाई है। ओके, ये भी समझाओगा अभी। तो इसको हम पेनल्टी मेट सप्लाई भी, अगर आप जाते होगे तो वहाँ लिख दो, इसको हम पेनल्टी मेट सप्लाई कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में, पेनल्टी मेट सप्लाई। ये भी आपको समझाऊंगा मैं, पेनल्टी मेट सप्लाई। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां अभी तो साइड में सिर्फ इतना लिखो, इतना लिख दो 89 4A डीम एक्सपोर्ट। रेफर नेक्स्ट पेज। डीम एक्सपोर्ट 89 4A और 89 4B क्या बेटा? पेनल्टी मेट सप्लाई, दैट इज सप्लाई बिफोर एक्सपोर्ट। पेनल्टी मेट सप्लाई दैट इज सप्लाई बिफोर एक्सपोर्ट। ठीक है, ये मैं बाद में पढ़ूंगा। बस अभी इतना याद रखो कि डीम एक्सपोर्ट के तहत या पेनल्टी मेट सप्लाई के तहत आप ऑलरेडी किसी इनपुट का आईटीसी का रिफंड ले चुके हो, तो वो नेट आईटीसी में आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। सेकंड, ओके, ये तो हो गया नेट आईटीसी कैसे निकालना, रिफंड अमाउंट मतलब क्या। अब आओगा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये कैसे निकालना, इसका मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी लेने वाला हूँ। ओके, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये कैसे निकालना। देखो यहाँ पे मीन्स द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड। ओके, सुनिएगा, यहां आपको इंस्टीट्यूट कंफ्यूज कर सकती है। वो क्या करेगी, जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड 50 लाख एंड जीरो रेटेड सप्लाई आफ्टर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, नहीं समझा, जीरो रेटेड सप्लाई आफ्टर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, क्योंकि आफ्टर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि बाद में रिफंड मिलता है उसका। ओके, तो आपको 30 लाख, तो जीरो रेट में 2 आइटम दे दिए उन्होंने, एक अंडर बॉन्ड दे दिया और एक अंडर आफ्टर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो बताओ यहाँ जीरो रेट का टर्नओवर कितना लोगे आप, 80 लाख लोगे या जो बॉन्ड वाला है वही लोगे? जो बॉन्ड वाला वही लोगे। इज इट क्लियर? जो बॉन्ड वाला है वही लोगे। ओके, जो आपने विद आईजीएसटी वो आप कंसिडर नहीं करोगे। ओके, अगर लिखना हो तो यहाँ लिख देना। ओके, यहाँ लिख देना कि द टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, turnover of zero rated supply of goods does not include turnover of zero rated supply, turnover of zero rated supply on which IGST is paid, on which क्या बेटा IGST is paid, which is subsequently refundable. IGST is paid, which is subsequently refundable. ठीक है, और ये जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के टर्नओवर में, ओके, अदर देन टर्नओवर ऑफ सप्लाईज, ओके, सप्लाईज
इन रिस्पेक्ट ऑफ 89(4)A एंड 89(4)B। इसमें डीम एक्सपोर्ट और पेनल्टीमेट के टर्नओवर कंसीडर नहीं होंगे। ओके, वो कंसीडर नहीं होंगे। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक मिनट, ऊपर किसका टर्नओवर का डेफिनेशन देखा? गुड्स का। अब ये किसका बेटा? सर्विसेज का। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मींस वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड without payment of tax under bond or LUT, okay, calculated in following manner, namely, okay, zero rated supply of services के ZRSS क्या टर्नओवर कैसे निकलेगा? वो टैक्स पीरियड का या वो रिलेवेंट पीरियड का, जो पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो। पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड कैसे निकालना? पहले थ्योरेटिकली समझ लो। वो रिलेवेंट पीरियड में समझ लो आप 1 मंथ का ही निकाल रहे हो, तो वो रिलेवेंट पीरियड में आपका जितना भी पेमेंट रिसीव हुआ अगेंस्ट क्या? ZRSS प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर सप्लाई हैज बीन कंप्लीटेड फॉर विच पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस इन एनी अदर पीरियड प्रायर टू द रिलेवेंट पीरियड। मतलब क्या? मतलब ये कि कोई ऐसा सर्विस जो ये मंथ में कंप्लीट हुआ, आई रिपीट, जो ये मंथ में कंप्लीट हुआ, जिसका एडवांस पहले पर कंप्लीट ये मंथ में हुआ, तो वो लेस एडवांसेस रिसीव्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर विच द सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैज नॉट बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। इसमें आपने लेस वो करना है जो एडवांसेस, सुनो, लेस वो करना है जिसका एडवांसेस ये मंथ में मिला पर क्या? कंप्लीशन बाद में होगा। ओके, अब सुनिए, मैं थोड़ा इसको इस तरह से लेता हूं। तीन पीरियड लेते हैं। ओके, समझ लो अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, अप्रैल, मई एंड जून। ध्यान से सुनो। अप्रैल में मुझे ZRSS का एडवांस मिला था, ZRSS का, ठीक है, वो मिला था 20 लाख। ये जो अप्रैल में मिला था इसको कंप्लीट किया कौन से मंथ में बेटा? मई में। एडवांस पहले मिल गया था, कंप्लीट किया इसको मई में, ठीक है। लेकिन फिर कुछ सर्विसेज मई में कंप्लीट भी हुई और उसका पेमेंट भी मिल गया, समझ लो 10 लाख। अरे यार क्या हो रहा है? अरे हाँ, ओके, 10 लाख, और ये 10 लाख कंप्लीट भी हुआ और पेमेंट भी मिला, ठीक है। प्लस मुझे कुछ और एडवांस मिला जो मुझे सर्विस आगे देनी है। आई रिपीट, जो सर्विस मुझे आगे देनी है वो एडवांस में मिला, ओके। और वो एडवांस था 30 लाख, जिसका सर्विस कंप्लीट बाद में किया, तो वो क्या कहते हैं? अब मुझे मई का, अगर मुझे मई का रिफंड निकालना है, कौन से मंथ, रिलेवेंट पीरियड कौन सा? मई का अगर रिफंड निकालना है तो मई में जो टोटल रिसिप्ट हुई, कितनी रिसिप्ट हुई मेरी? 10 + 30। देखो फॉर्मूला से जाओ, ZRSS की टोटल कितनी रिसिप्ट हुई? 40। तो मैं 40 ले लूंगा, प्लस जिसका एडवांस मुझे पहले मिला था पर कंप्लीट अभी हुआ, जिसका एडवांस मुझे पहले मिला था पर कंप्लीट अभी हुआ। अरे समझा क्या? तो उसका रिसिप्ट कितना बेटा? उसका 20 लाख, उसका 20 लाख, मतलब वो भी ऐड होगा माइनस। अब मुझे एक कॉमन सेंस से बताओ कि अगर पहले एडवांस मिला, ओके, और उसका एक्सपोर्ट ये मंथ में लिया गया, तो वही लॉजिक पे अगर ये मंथ का कोई एडवांस मिल जाए तो उसका एक्सपोर्ट आगे लिया जाएगा ना। अरे लॉजिक समझा क्या? इसलिए फॉर्मूला कैसे फॉलो करना कि भाई ये मंथ का मिला प्लस
एडवांस मिला, पहले टोटल ले लो, प्लस पुराना कोई एडवांस मिला जिसका कंप्लीशन ये मंथ में था, अरे समझा क्या, वो ले लो, माइनस अगर कोई एडवांस ये मंथ में मिला होगा जिसका कंप्लीशन बाद में, क्योंकि वो मंथ में जाएगा, तो माइनस उसको, तो माइनस कितना होगा बेटा 30 लाख। यानी नेट कितना आपका सर्विस का टर्नओवर कितना आया, हाँ, तो 30 लाख आपका सर्विस का टर्नओवर। ये फॉर्मूला समझा क्या आपको? ओके, कैसे निकालना, तो बेटा ये सिचुएशन में यहां पे ओके, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का मैंने ये पढ़ाया आपको। उसके बाद में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ओके, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालना, अब देखो यहां पे मींस द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, एक मिनट, जो स्टेट में आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो ये टोटल टर्नओवर में आपको एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लेना है, कम ऑन, ये जो फॉर्मूला टोटल टर्नओवर है ना, ये टोटल टर्नओवर में आपको एग्रीगेट नहीं, किसका लेना है, स्टेट का। इज इट क्लियर? क्योंकि बेटा आपको पता है स्टेट का क्यों, कॉमन सेंस लगा, मेरे आईटीसी में स्टेट के आईटीसी हो गए, दूसरे स्टेट के आईटीसी मेरे ये स्टेट में तो नहीं हो गए, नहीं समझ में आ रहा है, अरे ये मैं किसको बायफरगेट कर रहा हूँ, आईटीसी को, और ये जो नेट आईटीसी है ये पूरे इंडिया का आईटीसी है या ये स्टेट का ही रहेगा, ये क्योंकि यहाँ का ही कैश लेजर का क्रेडिट लेजर स्टेट वाइड क्रेडिट लेजर बनता है बेटा, रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, समझा क्या? तो इसलिए मैं टोटल टर्नओवर में एग्रीगेट ले ही नहीं सकता, वो तो ऐसा हो जाएगा कि आईटीसी स्टेट का है और रेशियो पूरे कंट्री का है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये समझ में आया? तो कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे थोड़ा, ओके, वो जो है कि आपको जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लेना है वो सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 212 ऑफ एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट बेटा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, दिस डेफिनेशन, यस अमेंडमेंट is made in this definition, तो amendment ये definition में हुई है। So new amended definition you must understand carefully। तो यहाँ पे adjusted turnover जो use करना है वो adjusted turnover क्या लेना है, because under this formula adjusted total turnover, ठीक है? तो चल first I read this clause, वो क्या कह रहे हैं, मीन्स द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ, मतलब ये टोटल ली जाएगी, ए द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज डिफाइंड इन सेक्शन 212, मतलब टर्नओवर इन स्टेट, नेक्स्ट एक्सक्लूडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। Now B clause, मतलब first A clause for goods and B clause turnover of zero rated supply of services determine in terms of clause D, this is important, in terms of clause D, मतलब this one zero rated supply of services determine in terms of clause D above and non-zero rated supply of services, ठीक है, excluding the value of exempt supply other than zero rated supply, value of exempt supply other than zero rated supplies, important, this excluding word is also important, zero rated supplies and turnover of supplies in respect of which a refund is claimed under subrule 4A and 4B। अच्छा 4A means deem export, you can write here, and penultimate supply, penultimate supply 4B। इसका डिस्कशन मैं बाद में लूँगा, ठीक है? चलो ये डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे डीम एक्सपोर्ट की डेफिनेशन को यहाँ थोड़ा समझते हैं।
देखो, सेक्शन 2112 टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी. It means, if you see this definition, पहला, all taxable supplies. अगर आपके पास मॉड्यूल होगा तो आप ये डेफिनेशन हमने कहाँ देखी थी, तो ये डेफिनेशन आपको याद होगी. तो कंपोजिशन स्कीम जब हम पढ़ रहे थे, कुछ याद है आपको? कंपोजिशन स्कीम जब हम पढ़ रहे थे, तो कंपोजिशन स्कीम में हमने ये डेफिनेशन जो पढ़ी थी, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एक एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन हमने पढ़ा था और एक टर्नओवर इन स्टेट का डेफिनेशन हमने पढ़ा था. कुछ याद आ रहा है आपको? चलो, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है. सेकंड, इफ यू रिमेंबर, एग्जाम सप्लाईज. एग्जाम सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज में कुछ याद आ रहा है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एग्जाम सप्लाईज में wholly exempt, nil rate and non-taxable. Third, export. Now third, export of goods or services or both. Export of goods, services or both. ठीक है. Now all taxable supplies. उसके बाद में exempt supplies, export of goods, services and both. And fourth, I personally think, जहाँ तक देखा जाए तो interstate supply, interstate supplies from that state. This is the turnover in state. ठीक है. अब यहाँ पे ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाईज जो भी है, मैंने तब भी कहा था और भी कह रहा हूँ कि इंटरस्टेट सप्लाई और एक्सपोर्ट सप्लाई अलग से देने की ज़रूरत नहीं है. ये ऑल टैक्सेबल सप्लाई में ही कवर हो जाता है. लेकिन इन्होंने डेफिनेशन में जस्ट टू क्लैरिफाई इट, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाईज वगैरह अलग से दिया है. अब बेटा, ये जो ऑल टैक्सेबल सप्लाईज है, आइदर ये ओके, ऑल टैक्सेबल सप्लाई में क्या आता है? तो गुड्स का सप्लाई आता है, सर्विसेज का सप्लाई आता है. इसमें भी गुड्स और सर्विसेज. इसमें भी एक्सपोर्ट करोगे तो गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, और इसमें भी गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, गुड्स और सर्विसेज. अब यहाँ पे, यहाँ ध्यान देखो, अब उन्होंने जो टर्नओवर इन स्टेट कहा है, ओके, टर्नओवर इन स्टेट जो है, इतने एलिमेंट आएंगे. इसमें अगर मैं डेफिनेशन आपको कहूँ तो क्लॉज ए कहता है कि आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर. अब देखिए, अगर आप सिर्फ गुड्स के सप्लायर है तो गुड्स का लेना है, आप सर्विसेज के सप्लायर है तो सर्विसेज का लेना है, और आप दोनों के सप्लायर है तो फिर आपको दोनों का लेना है. अब मैं थोड़ा एक एक लाइन यहाँ ध्यान से पढ़ता हूँ. द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज डिफाइंड अंडर द सर्विसेज एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज. मतलब क्लॉज ए में आप ओके, टर्नओवर इन स्टेट सिर्फ गुड्स का लीजिए, जिसमें सर्विसेज का मत लीजिए. मतलब आपको दोनों की सम लेनी है, और सम ऑफ, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ, ओके, ये जो सम ऑफ टोटल ऑफ लिखा है, ये क्लॉज ए प्लस क्लॉज बी, क्लॉज ए प्लस क्लॉज बी. मतलब क्या? मतलब आप गुड्स का टर्नओवर इन स्टेट ले लो, एक्सक्लूडिंग सर्विसेज. सर्विसेज नहीं लेना, सर्विस के बारे में आप अलग से कहेंगे. तो गुड्स का, उसमें भी क्या कह रहे हैं, उसमें भी एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर, एग्जाम सप्लाईज का टर्नओवर नहीं लोगे. मतलब ये टर्नओवर इन स्टेट में जो 4 टर्नओवर्स हैं,
इसमें से आप एग्जाम सप्लाई का नहीं लोगे, यानी ये वाला पार्ट आप कंसिडर नहीं करोगे, वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों भी, क्योंकि वो एक्सक्लूजन जो दिया है ये एक्सक्लूडिंग, आपको ध्यान से देखिएगा, ये एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूजन दोनों के लिए है, वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। तो एग्जाम सप्लाई का आप कंसिडर नहीं करोगे, गुड्स और सर्विसेज का। आपको अगर लिखना है तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा अलग से लिखने के लिए। अब एग्जाम सप्लाई में वोल्ली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल, इसका टर्नओवर आप कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि लॉजिकली सही भी है। नेट आईटीसी में अगर ये भी टर्नओवर कम कर कंसिडर कर लिया, तो पहली बात तो बेटा हमने आईटीसी, नेट आईटीसी में उसका आईटीसी लिया ही नहीं जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में है, या प्रोपोर्शनेटली अगर एग्जाम में होगा तो हम D1 D2, कुछ याद आ रहा है आपको आईटीसी रूल में D1 D2, T1 T2 T3 D1 D2, तो हम तो पे कर ही रहे हैं, कॉमन यूज हो रहा है तो। और दूसरी बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सक्लूसिव हो तो हमने क्रेडिट लिए ही नहीं, क्रेडिट नहीं लिए इसलिए इसको टर्नओवर में क्यों ले, क्योंकि इसको टर्नओवर में लेना मतलब क्रेडिट का रेशियो और कम करना हो। ओके, इसलिए एग्जाम सप्लाई तीनों टाइप के कंसीडर नहीं किए जाएंगे। नेट ओके, टर्न एडजस्टेड टोटल टर्नओवर रेशियो का जो आप रेशियो परसेंटेज निकालते हो, वो परसेंटेज निकालते टाइम तीनों का टर्नओवर कंसीडर नहीं होगा। अब बेटा नेक्स्ट बेटा मैं यहाँ पे बताऊँ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। तो आपको अब क्लॉज ए में गुड्स का लेना है, हाँ ये क्लॉज ए में गुड्स का लेना है। ओके, हम क्लॉज ए की बात कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई सभी गुड्स का लेना है। एक्सपोर्ट का भी जो आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर निकाला वो भी लेना है ए में, और इंटरस्टेट सप्लाई में आपको ये भी लेना है गुड्स का। तो ये तीन बातें आपको क्लॉज ए में लेनी है, ठीक है, प्लस क्लॉज बी। अब क्लॉज बी फिर सर ओके, तो ये अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स होगे तो ये तीन आइटम्स आपको लेना है, बात खत्म हुई, और वो भी सिर्फ गुड्स का लेना है, बात खत्म हुई। अगर आप सिर्फ सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, कम ऑन ध्यान से सुनिएगा, आप सिर्फ क्या बेटा सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, तो फिर आपको क्लॉज ए नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सर्विस को पहले तो कहा एक्सक्लूडिंग सर्विसेज, क्लॉज ए नहीं लगेगा, क्लॉज क्या लगेगा बेटा बी लगेगा। बी में क्या कहते हैं वो आपको, ओके, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिटरमाइन इन क्लॉज डी। अगर क्लॉज डी में मैं जाऊँ तो क्लॉज डी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, means the value of zero rate supply of services made without payment of tax under bond or letter of undertaking। मतलब क्या, एक्सपोर्ट टर्नओवर में दो टाइप के टर्नओवर होते हैं। एक्सपोर्ट टर्नओवर में सर्विसेज के लिए, स्पेशली सर्विसेज के लिए बेटा दो टाइप के टर्नओवर होते हैं। एक टर्नओवर अगर हम देखें तो एक विदाउट IGST होता है, और एक विदाउट IGST अंडर बॉन्ड होता है, अंडर बॉन्ड होता है। और ओके, एक जो टर्नओवर होता है बेटा वो टर्नओवर होता है यहाँ पे पेमेंट ऑफ IGST, कुछ याद आ रहा है जीरो रेट में, एक्सपोर्ट में पेमेंट ऑफ IGST सेक्शन 16 IGST एंड रिफंड क्लेमिंग ऑफ रिफंड। तो इसमें आपको जो क्लॉज डी है वो क्लॉज डी सिर्फ यहाँ अप्लाई होता है, मतलब आपको जो जीरो रेट लेना है। अब सर्विसेज में पहले तो मैं आपको बता दूं सर्विसेज में क्या होगा बेटा। सर्विसेज में अगर हम देखें यहाँ पे, तो सर्विसेज में यहाँ जो लिया जाएगा, ये जो सर्विसेज टैक्सेबल है, ये बताओ बेटा जो टैक्सेबल जिसके ऊपर टैक्स देना है, ये जीरो रेट है कि मतलब जीरो, यानी एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है तो ये टैक्सेबल है। टैक्सेबल का मतलब ही ये हुआ कि ये नॉन जीरो रेटेड है। कम ऑन, ये क्या बेटा नॉन जीरो रेटेड है, इसको हम नॉन जीरो रेटेड नाम देंगे। तो सर्विस सेक्टर में उसको नाम दिया गया नॉन जीरो रेटेड। ओके, एग्जाम तो लेना नहीं है, दोनों के लिए कॉमन एक्सक्लूजन है। और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसको भी नाम दिया गया बेटा नॉन जीरो रेटेड। यानी जो भी आपकी नॉन जीरो रेटेड सप्लाई है वो नॉन जीरो रेटेड सप्लाई तो आपको लेना ही है। लेकिन उनका कहना क्या है, ये अमेंडमेंट में उनका कहना है कि आपको मतलब जो टैक्सेबल सप्लाई है वो तो सर्विसेज का वो लेना ही है, जो इंटरस्टेट सप्लाई है सर्विसेज का वो भी लेना है स्टेट का। लेकिन ये जो जीरो रेट वाला सप्लाई है
ये जो जीरो रेट वाला जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जीरो रेट में दो ऑप्शन अवेलेबल है, अंडर बॉन्ड और विथ आईजीएसटी। उसमें उनका ये कहना है कि जो क्लॉज डी वाला ये जो है ये लीजिएगा और ये कंसीडर नहीं होगा, इसको आप डॉट 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 कर सकते हैं, ऐसा क्रॉस कर सकते हैं, तो ये कंसीडर नहीं होगा, आपको सिर्फ जीरो रेट वाला लेना है। कम ऑन, ये समझ में आया? आपको सिर्फ जीरो रेट वाला लेना है, एडजस्ट रिटर्न ऑन। बात भी सही है। क्यों बेटा? क्योंकि अगर आप आईजीएसटी दे रहे हो, मैंने पहले भी बताया और भी बता रहा हूँ, आईजीएसटी दे रहे हो इसका मतलब ये हुआ, कम ऑन, आईजीएसटी दे रहे हो इसका मतलब ये हुआ बेटा यहाँ पे कि आप जब पे कर रहे हो आईजीएसटी तो तब क्रेडिट उसका यूज कर रहे हो, उसका क्रेडिट यूज कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में, सुनिए, ऐसे सिचुएशन में अगर आप ये ओके वो आपके नेट आईटीसी आई प्लस आईएस, तो आईजीएसटी आप पे कर रहे हो तो उसका पे करने के लिए क्रेडिट यूज करोगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उतना जो रिफंड है, रिफंड के टर्नओवर में वो कंसीडर नहीं होगा। यही अमेंडमेंट हुई बेटा। पहले क्या था? पहले दोनों के लिए, अब उन दोनों के लिए एक ही वर्ड था कि टेक अ टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन स्टेट गुड्स का हो या सर्विस का हो वो ले लो एक्सेप्ट एग्जाम सप्लाई, एंड वो डीम एक्सपोर्ट एंड 0.1% एक्सपोर्ट एंड पेनल्टीमेट एक्सपोर्ट जो मैं आगे पढ़ा होगा। ओके पर अब उन्होंने क्या कहा, उनको सिर्फ एक लाइन कहनी थी इसलिए ये पूरा अमेंडमेंट किया। ओके उनको ये कहना था कि गुड्स के लिए आप ले लो, गुड्स के लिए टैक्सेबल सप्लाई एक्सपोर्ट, हाँ ध्यान से सुनना, गुड्स के लिए आप एक्सपोर्ट में ओके पूरा टर्नओवर ले लो। ओके गुड्स के लिए बाइफर्केशन नहीं किया है, आई रिपीट गुड्स के लिए बाइफर्केशन नहीं किया है। ओके इंटरस्टेट के लिए, पर सर्विसेज में उन्होंने बाइफर्केट कर दिया। सर्विसेज में उन्होंने कहा कि जो ओके विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी है वो नहीं लेना है आपको, विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाला आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ वही लेना है जो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड है। बस इतना कहना था, इसलिए उन्होंने ए और बी दो क्लॉज अलग किए। पहले एक लाइन ही थी, टेक अ टर्न और इन स्टेट एक्सेप्ट एग्जाम सप्लाई, लेकिन उन्होंने जो है एक और दूसरी लाइन उन्होंने बदल दी और उन्होंने ये कहा कि जब आप सर्विसेज का लो तो वो जीरो रेट वाला दो जो क्लॉज डी में है। क्लॉज डी में मतलब विदाउट आईजीएसटी अंडर बॉन्ड है, और बाकी आप नॉन जीरो रेटेड ले लो। बाकी आप नॉन जीरो रेटेड ले लो मतलब आप ये जो है ये ओके नॉर्मली टैक्सेबल सप्लाई जिसको नॉन जीरो रेटेड का है, इसको भी तो नॉन जीरो रेटेड सप्लाई का है, और एग्जाम सप्लाई तो आपको लेना नहीं है। प्लस इसमें से कॉमन एक्सक्लूजन, ओके और इसमें से एक्सक्लूजन क्या करना है आपको, तो आपको ये टर्नओवर इन स्टेट अगर पूरा होगा तो एक्सक्लूजन करना है डीम एक्सपोर्ट जो मैं नेक्स्ट पढ़ा होगा अभी, और सेकंड बेटा फर्स्ट और एक पेनल्टीमेट सप्लाई। पेनल्टीमेट सप्लाई, ठीक है, तो ये आपको एक्सक्लूड करना है। तो चलिए आप ये डायग्राम निकाल लो, एक पेज लो, ये पेज पे आप डायग्राम निकाल लो। तो ये कंसीडर होगा, 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 ये कंसीडर नहीं होगा, ये कंसीडर होगा। चलो ओके भाई इसको फुल स्क्रीन करना है, यह डायग्राम निकाल लो आप।
हेलो, चलो लिख लिया बेटा। ठीक, चलिए, तो एक ब्लैंक पेज होगा, वो यहाँ अटैच कर देना। एक फॉर्मूला लिख लो बेटा यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ adjusted total turnover. Computation of adjusted total turnover. Particulars and amount in rupees. ठीक है, take to turnover in state, turnover in state. अब टर्नओवर इन स्टेट इंक्लूड्स ऑल बेटा। पहले तो टर्नओवर इन स्टेट क्या, टैक्सेबल, डू यू रिमेंबर, टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटरस्टेट। टर्नओवर इन स्टेट पूरा पूरा एज पर डेफिनेशन आप पूरा ले लीजिए, टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है, हाँ, पर इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको टर्नओवर इन स्टेट लेते टाइम टर्नओवर ऑफ गुड्स, इनर कॉलम में लिखना टर्नओवर ऑफ गुड्स। टर्नओवर ऑफ गुड्स आप इनर कॉलम में अलग लेना, टर्नओवर ऑफ गुड्स। ओके, अब टर्नओवर ऑफ गुड्स में गुड्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और टर्नओवर ऑफ सर्विसेज में, टर्नओवर ऑफ सर्विसेज में आपको अब ये बात का ख्याल रखा जाए, टर्नओवर ऑफ सर्विसेज में कैसे लेना है, टैक्सेबल, टैक्सेबल प्लस एग्जाम, एग्जाम हम बाद में एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, पहले ले लो आप, टैक्सेबल प्लस एग्जाम। गुड्स में भी टैक्सेबल प्लस एग्जाम प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटरस्टेट। ठीक है, गुड्स में इसमें टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट प्लस, हाँ अब ध्यान में रखना, एक्सपोर्ट जो है टैक्सेबल प्लस एग्जाम, एक्सपोर्ट में ओनली अंडर बॉन्ड वाला लेना, ओनली अंडर बॉन्ड या एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, प्लस नीचे लिखना इंटरस्टेट प्लस इंटरस्टेट। ठीक है, ठीक है, इंटरस्टेट। अब थोड़ा आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, ये जो हुआ सर्विसेज के लिए, ये नॉन जीरो रेटेड, और ये जो हुआ सर्विसेज के लिए, जो इनर कॉलम में आपको लेना है, ये हुआ क्या बेटा,
ये हुआ जीरो रेटेड, पर जीरो रेटेड में जीरो रेटेड एज पर क्लॉज डी, क्लॉज डी, ठीक है, ये आपने लिया। ये सर्विसेज में बाइफर्केशन करना है आपको, ठीक है, और इसकी टोटल बाहर आएगी वो टर्नओवर इन स्टेट लेस। अब लेस क्या क्या करना है आपको, जो टर्नओवर इन स्टेट लिया उसमें लेस फर्स्ट एग्जाम सप्लाईज, क्योंकि हमने एग्जाम सप्लाईज ऊपर कंसीडर कर लिया था, इसलिए एग्जाम सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकंड, अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज। ये अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज यानी क्या, अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज। अब मैं इसका पॉइंट आपको मैं कह देता हूं। अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अदर देन जीरो रेटेड, आपको सेक्शन 16 याद होगा, तो सेक्शन 16 अभी जाके पढ़ लेना, जो मैं आज कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना। अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज का मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम, जो गुड्स ऑलरेडी एग्जाम्ड है, कमन ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम है पर आपने अगर एक्सपोर्ट कर दिया, एन अमाउंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रही है जो भी है, पर जो एग्जाम्ड है और एक्सपोर्ट किया तो वो जीरो रेट ले लेता है, वो एग्जाम नहीं, वो जीरो रेट ले लेता है। कमन ध्यान से सुनना। तो ऐसे केस में यहाँ उनका क्या बोलना है बताया गया यहाँ पे, यहाँ ऐसा बोलना है कि अगर कोई एग्जाम सप्लाई आपने एक्सपोर्ट किया होगा तो उसे जीरो रेट माना जाएगा, तो वो डिडक्ट नहीं होगा। आपको हिंदी में लिखना है तो ध्यान से लिख लीजिएगा। अगर कोई सप्लाई ऑलरेडी एग्जाम्ड होगा और वो अगर उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्ड होगा और वो उन्होंने एक्सपोर्ट किया होगा, ठीक है, वो उन्होंने एक्सपोर्ट किया होगा, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे वो सिचुएशन में यहाँ पे उसे जीरो रेट माना जाएगा, एग्जाम नहीं माना जाएगा, और वो डिडक्ट नहीं होगा, वो डिडक्ट नहीं होगा जो ऑलरेडी एग्जाम होगा। और सेकंड, डीम एक्सपोर्ट, डीम एक्सपोर्ट, एंड थर्ड डीम एक्सपोर्ट, और थर्ड बेटा यहाँ पे लेके चलिए डीम एक्सपोर्ट ऑफ थर्ड पेनल्टी मेट सप्लाई, नेट सप्लाई अंडर 89 for A एंड 89 for B, ये डिडक्ट होगा, ठीक है। तो ये डिडक्ट किया जाएगा और जो नेट आएगा वो एडजस्टेड टर्नओवर आएगा। ये हुआ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। डन बेटा, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये था, ओके। इसके बाद में एक प्रॉब्लम भी लिया है, पर सर्विसेज में एक ही पॉइंट याद रखना है आपको। सर्विसेज में आपको सिर्फ पहले अमेंडमेंट ये इतनी ही हुई है, यानी ये पूरा अगर घुमा फिरा के कहूँ तो अमेंडमेंट बस इतनी ही हुई है, ओके। यहाँ पे कि ये क्लॉज ए यहाँ लिख देना, ये क्लॉज ए है और ये क्लॉज बी है, ठीक है, क्लॉज ए और क्लॉज बी, ओके। तो बस इतनी ही हुई है कि पहले गुड्स हो या सर्विस हो टोटल टर्नओवर लेते थे, लेकिन टोटल टर्नओवर लेते थे, लेकिन अब जो है, ओके, यहाँ पे गुड्स के लिए तो टर्नओवर इन स्टेट ही लिया जाएगा, लेकिन सर्विसेज के लिए अब आपका वो जो ये वाला एलिमेंट है, मतलब विद जीएसटी वाला एलिमेंट है, वो विद जीएसटी वाला एलिमेंट कंसीडर नहीं होगा, जो पहले कंसीडर होता था। इसके वजह से आपका रिफंड का रेशियो बढ़ जाएगा। चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं, इसके नीचे प्रॉब्लम लिख लो तो आपको समझ जाएगा। लिखो, XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड exporting IT services outside India,
exporting IT services outside India. Point number 2, continuity में करना, outside India. Net ITC for the month of टैक्स पीरियड, यहाँ पे मंथ ले लेते हैं. नेट आईटीसी ब्रैकेट में टैक्स पीरियड, नेट आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ ब्रैकेट में टैक्स पीरियड अप्रैल 2019, अप्रैल 2019 is rupees 20 lakhs, is rupees 20 lakhs. ठीक है. Determine maximum refund admissible, determine maximum refund admissible on the basis of following information. Information लिखो. इंफॉर्मेशन ए, इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई, $50 lakhs. बी, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेस, सर्विसेस $50 lakhs. इंटरस्टेट taxable supply, supplies of services $40 lakhs. C, zero rate supply, zero rate supplies, under bond 10 lakhs. D, zero rate supply, zero rate supply, payment of IGST, payment of IGST 5 lakhs. E, exempt supplies, exempt supplies of services, intrastate, zero rate नहीं बेटा, intrastate 7 lakhs. And F, come on, like exempt supplies, supply exempt था, but exported under bond, exported under bond 3 lakhs. 3 lakhs. Now I have given this information straightforward. Might be problem में ऐसा आ जाए कि total turnover which includes this, तो फिर आपको total जो लेना है उसमें से लेस आपको क्या करना पड़ेगा. तो टोटल अगर दिया है तो लेस एग्जाम सप्लाई, और ये एग्जाम सप्लाई में वो वाला जो इंट्रास्टेट, वो एग्जाम सप्लाई में डिडक्ट करना है जो अब अंडर बॉन्ड है, जो जीरो रेट में आता है, क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूड एग्जाम सप्लाई अदर देन जीरो रेट सप्लाई. मतलब ऐसा एग्जाम सप्लाई होगा जो अदर देन जीरो रेट सप्लाई होगा तो वो ऐड किया जाएगा. ठीक है बेटा. तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे जीरो रेट सप्लाई. तो अब आपका टर्न एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या आएगा. एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में अब देखो आपका तो फॉर्मूला क्या है हमारा, मैक्सिमम रिफंड इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर बॉन्ड
ओके, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर बॉन्ड, तो देखो फॉर्मूला क्या है। ओके, तो सॉल्यूशन में मैक्सिमम रिफंड इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बेटा, मैक्सिमम रिफंड इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हमने पढ़ा था टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर क्लॉज डी। क्लॉज डी आपको याद होगा, मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि पुराने इस पीरियड का लो या ये एडवांस एक्सक्लूड कर दो, ये समझ में आया? तो मैं थोड़ा उसको ऐसा लेता हूँ, ठीक है। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई सर्विसेज, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो आपने निकाला, एडजस्टेड टर्नओवर, टोटल टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, क्योंकि हम गुड्स के नहीं है सर्विसेज के है, इनटू ओके टोटल टर्नओवर ऑफ सर्विसेज इनटू यहाँ पे नेट आईटीसी, नेट आईटीसी। तो आपका अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट हुआ है 10 लाख, तो अंडर बॉन्ड आपका 10 लाख एक्सपोर्ट हुआ है। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालोगे? ये ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, मतलब 90। ओके, जीरो रेटेड अंडर बॉन्ड ऐड करना है, मतलब 100। ये 5 लाख ऐड नहीं करना है, ये 7 लाख ऐड नहीं करना है, पर ये ऐड करना है, यानी 103 लाख हुए इंटू नेट आईटीसी 20 लाख हुए। जो भी आएगा वो आपका मैक्सिमम रिफंड होगा। कम ऑन, जो भी आएगा वो आपका मैक्सिमम रिफंड होगा। वो आपका मैक्सिमम रिफंड होगा, ठीक है। तो आपकी अमाउंट कितनी आनी चाहिए? जस्ट अ मिनट, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे। और 20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10, 1.942 lakhs is your maximum refund बेटा, ठीक है। सो दिस इज डिस्कशन ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। एक गुड्स का भी लिया है मैंने थोड़ी देर बाद, तो वो हम थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये था डिस्कशन ऑन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। नेक्स्ट डिस्कशन बेटा डीम एक्सपोर्ट, कम ऑन, नेक्स्ट डिस्कशन डीम एक्सपोर्ट। तो ये नेक्स्ट डिस्कशन डीम एक्सपोर्ट का देखिए। इन द केस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड ऑन विच, अच्छा डीम एक्सपोर्ट कंसेप्ट क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डीम एक्सपोर्ट कंसेप्ट जो है, फुल स्क्रीन है, ओके। डीम एक्सपोर्ट कंसेप्ट यहाँ पे now for this डीम एक्सपोर्ट, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिख लो डीम एक्सपोर्ट के लिए। राइट डाउन, सेक्शन 239 डिफाइन डीम एक्सपोर्ट। डीम एक्सपोर्ट लिखो, डीम एक्सपोर्ट, राइट डाउन, means such supplies of goods, supplies of goods, underline beta, supplies of goods as may be notified under section 147, as may be notified under section 147, ठीक है। ये था डीम एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट भाई, डीम एक्सपोर्ट से 147 में नोटिफाइड है। नेक्स्ट व्हाट इज सेक्शन 147? यहाँ लिख लो सेक्शन 147, सेक्शन 147, राइट डाउन, द गवर्नमेंट, राइट डाउन द प्रोविजन, द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन in official gazette, government by notification, the government may on recommendation of council, government may on recommendation of council
notify certain supplies of goods, notify certain supplies of goods certain supplies of goods as deem export, as deem export, उसमें फर्स्ट डैश where the goods supplied do not leave India. डीम एक्सपोर्ट मतलब वो इंडिया छोड़ के नहीं जा रहा है, हम सप्लाई इंडिया में ही कर रहे हैं, पर ये माना जाएगा कि एक्सपोर्ट है. ओके ये एक्सपोर्ट है और आपको सभी वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो नॉर्मली एक्सपोर्टर को मिलते हैं. ठीक है, तो नाउ वेयर गुड्स सप्लाइड डू नॉट लीव इंडिया, आई रिपीट फर्स्ट डैश, वेयर गुड्स सप्लाइड डू नॉट लीव इंडिया and payment for such supplies, and second dash करना, second dash, payment for such supplies is received either, payment of such supplies is received either in Indian rupees, very very important, in Indian rupees or convertible foreign exchange, in Indian rupees or in convertible foreign exchange, if such goods are manufactured in India, if such goods are manufactured in India, goods are manufactured in India. ठीक है, तो जो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया और इंडिया में ही सप्लाई किया गया और वो इंडिया में सप्लाई किया, जो इंडिया के बाहर नहीं गया, मतलब जो सप्लायर दे रहा है वो इंडिया में सप्लाई कर रहा है, पर उसे स्टेटस ऐसा मिलेगा जैसे वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और एक्सपोर्ट अगर वो कर रहा है तो उसे सब वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो ओके इनपुट टैक्स के जो रिफंड वगैरह है मैं अभी बताऊंगा, तो उस तरह से उसको रिफंड के क्रेडिट्स मिलेंगे. वो 89(4)A में आता है. अब देखो 89(4)A क्या कहता है, इन केस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड ऑन विच सप्लाई हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया under notification 48/2017 central tax, refund of input tax credit availed in respect of input or input services, okay, used in making zero rated supply of goods or services both shall be granted. Okay, मतलब अगर यहां पे ओके ये जो रिफंड दिया गया, ओके जो जीरो डीम एक्सपोर्ट है, तो डीम एक्सपोर्ट में जो रिसीवर है, आई विल एक्सप्लेन, जो रिसीवर है उसको यहाँ पे रिफंड दिया गया है. ओके जो रिसीवर है उसको रिफंड दिया गया है. ओके पहले समझ लो कौन से नोटिफिकेशन 48/2017 में कहाँ पे डीम एक्सपोर्ट का बेनिफिट दिया है. ए सप्लायर ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन. थोड़ा एफटीपी में बताऊंगा. एफटीपी में एक कंसेप्ट है एडवांस ऑथराइजेशन. एडवांस ऑथराइजेशन मतलब क्या कि अगर आप पहले से ही एक्सपोर्ट के ऑब्लिगेशन लेते हो, जैसा मैं बंदा हूं, मैं एक्सपोर्ट का ऑब्लिगेशन पहले से लेता हूं, तो वो एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस लिया है. अब मुझे अगर किसी ने सप्लाई किया है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन, यानी यू आर रजिस्टर्ड पर्सन, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप मुझे सप्लाई कर रहे हो, तो वो जो है डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि आपका गुड्स मैं फर्दर एक्सपोर्ट के लिए यूज कर रहा हूं, मेरे पास एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, तो उसे डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा. सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन गुड्स ऑथराइजेशन मतलब ईपीसीजी स्कीम. अगेन मैं एफटीपी में लूंगा बेटा, एक स्कीम है कि भाई मैं एक्सपोर्ट के ऑब्लिगेशन लेता हूं, मैं भाई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट के ऑब्लिगेशन लेता हूं, तो मैं कैपिटल गुड्स खरीद सकता हूं विदाउट टैक्सेस. तो अगर मुझे कोई मशीन खरीदनी है और मैं आपसे मशीन खरीद रहा हूं अंडर ईपीसीजी स्कीम, डिटेल में आपको एफटीपी में समझ जाएगा, तो मैं आपसे मशीन खरीद रहा हूं अंडर ईपीसीजी स्कीम बेटा, तो हाँ ईपीसीजी स्कीम ऑथराइजेशन, तो आप जो मुझे मशीन सप्लाई करोगे वो डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा. थर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को सप्लाई किया गया. एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय बैंक और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन 15/2017. ओके तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले 3 सप्लाई जो है वो डीम एक्सपोर्ट माने जाएंगे. अब डीम एक्सपोर्ट में क्या है बेटा, मैं आपको ये बता देता हूँ और पूरा एक कंसेप्ट समझ लो. डीम एक्सपोर्ट समझ लो, मैं एक्सपोर्टर हूं और मैं इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं. ओके मैं इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं
ओके, फर्स्ट आइदर मेरे पास एडवांस ऑथराइजेशन है, एक लाइसेंस है जो एक्सपोर्ट के लिए लिया हुआ है, एडवांस ऑथराइजेशन है, या फिर मेरे पास सेकंड, हाँ एडवांस ऑथराइजेशन है, या फिर ईपीसीजी स्कीम है मेरे पास, या फिर थर्ड जो है मैं ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हूँ। ओके, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हूँ। अब कोई भी रजिस्टर पर्सन, अगर रजिस्टर पर्सन मुझे सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ दो स्कीम है। ओके, अब ये एक्सपोर्टर, तो इसे डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है। अब अगर इसे डीम एक्सपोर्ट मान लिया गया, ओके, तो ये जो रजिस्टर पर्सन मुझे सप्लाई कर रहा है इसे डीम एक्सपोर्ट, तो इसमें दो स्कीम है बेटा, स्कीम 1 और स्कीम 2। ओके, तो एक काम करो, मैंने यहाँ जो ब्लैंक स्पेस रखी है तो स्टूडेंट नोट्स भी यूज़ कर लेना, और ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम ये डायग्राम ऐसे ही करना कि एक्सपोर्ट इधर से हो रहा है, यहाँ लेना एक्सपोर्टर, यहाँ लेना रजिस्टर पर्सन, और ये एक्सपोर्ट कर रहा है तो थोड़ा उधर लेना क्योंकि मुझे ये जगह चाहिए, तो ये एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, ये एक्सपोर्ट फर्दर एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये इसको रजिस्टर पर्सन को सप्लाई कर रहा है। ये रजिस्टर पर्सन जो एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहा है इसे डीम एक्सपोर्ट कहा जाएगा। ड्रॉ करो बेटा, इसे डीम एक्सपोर्ट कहा जाएगा। और ये डीम एक्सपोर्ट जो इसे हम कह रहे हैं, ओके, तो ये जो पर्सन हो सकते हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये पर्सन, ओके, ये जो पर्सन है इधर लिखना, आइदर इनके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, या फिर इनके पास ईपीसीजी स्कीम है, या फिर ये ईओयू है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, ठीक है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, यहाँ अब ये डीम एक्सपोर्ट पे बेनिफिट्स क्या है, अब मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ दो स्कीम में, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, तो रिफंड कैसे मिलेगा, स्कीम 1 और स्कीम 2, रिफंड कैसे मिलेगा। फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट स्कीम ऐसा है कि सप्लायर विल नॉट, मतलब रजिस्टर पर्सन विल नॉट चार्ज, ओके, विल नॉट चार्ज जीएसटी, सप्लायर जीएसटी नहीं लगाएगा। ओके, यहाँ पे सप्लायर जीएसटी नहीं लगाएगा। ओके, तो स्कीम 1 लिखो यहाँ पे, सप्लायर यानी आरपी रजिस्टर पर्सन शैल नॉट चार्ज जीएसटी इन इनवॉइस, ठीक है, वो जीएसटी ही नहीं लगाएगा। ठीक है, सेकंड, अगर देखो सप्लायर ने जीएसटी नहीं लगाया तो सेकंड, रिसिपिएंट that is E cannot claim refund, रिसिपिएंट को रिफंड, मतलब वो जीएसटी नहीं लगा रहा है तो रिसिपिएंट को रिफंड नहीं मिलेगा। बट थर्ड पॉइंट अगर जगह होगी ये साइड में लिख देना, थर्ड पॉइंट, आरपी कैन क्लेम रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स यूज इन एक्सपोर्ट, तो वो इनपुट टैक्स का रिफंड आरपी, ये मतलब ये बंदा जो एक्सपोर्ट कर रहा है, ये जब इसको सप्लाई करेगा तो जीएसटी नहीं लगाएगा क्योंकि वो डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा, और उसने जो इनपुट खरीदे होंगे उसका उसे रिफंड मिलेगा, आईटीसी का रिफंड मिलेगा। ओके, यहाँ पे, और स्कीम 2, आरपी विल चार्ज, पॉइंट नंबर, चार्ज जीएसटी इन इनवॉइस, आरपी जीएसटी लगाएगा इनवॉइस में, सेकेंड पॉइंट। एंड नेक्स्ट वन बेटा,
ओके, नेक्स्ट यहां पे ओके, सेकंड, E will claim a refund of GST charge by RP. GST चार्ज बाय आरपी। तो दो स्कीम में है, डीम एक्सपोर्ट करते हो तो आइदर जीएसटी ना लगाए और उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट का रिफंड क्लेम करे, या फिर वो नॉर्मल जीएसटी लगाएगा, क्रेडिट लेगा, और ये जो इसने इनवॉइस में जीएसटी लगाएगा वो ई जो है बाद में उसका रिफंड क्लेम करेगा। ये था बेटा रिगार्डिंग टू डीम एक्सपोर्ट। ठीक है, ओके, उसकी प्रोसीजर वगैरह दी है तो ये पढ़ लेना आपने, पर मेनली डीम एक्सपोर्ट का कंसेप्ट ये है। ठीक है, चल हाँ, तो बेटा कल का सेशन, मतलब इसके पहले जो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग थी उसको ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में 2 घंटे का ही सेशन हुआ, क्योंकि लाइव में हमारी पार्टी थी। तो सेशन 2 घंटे का ही था। ओके, और मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स को देखा पार्टी में। बाकी नो डाउट ये पार्टी का सुन के जो पीडी के स्टूडेंट्स है या वर्चुअल है वो भी मुझे व्हाट्सअप करेंगे पार्टी का बेटा। तो आप तक पार्टी भाई, आप पुणे में आओगे तो ज़रूर मेरे से ले लेना। हाँ, तो चलो यहाँ कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कशन पे थे पेनल्टीमेट सप्लाई, पेनल्टीमेट सप्लाई, इसको हम कंटिन्यू में लेते हैं। पेनल्टीमेट सप्लाई का थोड़ा डिस्कशन मैं आपको समझाता हूँ। कल जो हमने सेक्शन पढ़ा था और मैंने कहा था कि साइड में स्टूडेंट नोट यूज़ करना है एक डायग्राम के लिए, या वहाँ नोटबुक का पेज अटैच कर लेना डायग्राम निकाल के। समझ लो बेटा, यहाँ इंडिया में किसी के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर पड़ा हुआ है, समझ लो कोई आरपी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, और वो आगे गुड्स या सर्विसेज वो गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है अंडर 0 रेट, और उसके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो अगर वो किसी से गुड्स खरीद रहा है, समझ लो कोई गुड्स खरीद रहा है किसी से या सर्विस खरीद रहा है किसी से, ठीक है, तो ये जो सप्लायर है जो उसका इनपुट्स उसे प्रोवाइड कर रहा है फॉर फर्दर एक्सपोर्ट, मतलब इससे जो गुड्स खरीदा वो उसके लिए इनपुट है और फर्दर एक्सपोर्ट के लिए वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वो इनपुट सप्लाई कर रहा है फॉर फर्दर एक्सपोर्ट यहाँ पे, तो और नो डाउट ये सप्लायर भी गुड्स खरीद रहा है, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स ये भी खरीद रहा है। चेन देखो कहाँ तक जा रही है, ये भी विद जीएसटी खरीद रहा है। तो नाउ अगर ये पर्सन जिसके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है और एक्सपोर्ट ऑर्डर उसके पास है, इसकी प्रोसीजर भी दी है पेनल्टी वेट सप्लाई की, ऑर्डर उसके पास है और वो किसी सप्लायर से गुड्स खरीदना चाहता है, ओके, तो ये सप्लाई को कहते हैं पेनल्टीमेट सप्लाई, मतलब सप्लाई बिफोर एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट होने के पहले का सप्लाई।
तो इसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट सप्लाई, पेनल्टीमेट सप्लाई, पेनल्टीमेट सप्लाई। तो देखो गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्या दी है, ध्यान से सुनना। क्या हो जाता है कि जब इनके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है, सुनिएगा ध्यान से मैं जो कह रहा हूं, इनके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है और वो एक्सपोर्ट के लिए गुड्स खरीद रहे हैं, और ये ईओयू नहीं है, क्योंकि ईओयू तो वो तो डीम एक्सपोर्ट हो जाता है। डीम एक्सपोर्ट में 4 केसेस आती है। समझ लो ये ऐसा बंदा है जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस नहीं है, ईपीसीजी लाइसेंस नहीं है, ईओयू नहीं है, ओके, पर एक ऐसा एक्सपोर्टर है जिसके पास बहुत बड़ी एक्सपोर्ट ऑर्डर है पड़ी हुई, और वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर के लिए गुड सर्विसेज खरीदना चाहता है। लेकिन समझ लो 50 करोड़ का गुड्स वो खरीदना चाहता है, 50 करोड़ का, अब लिखना मत कुछ जो मैं कह रहा हूं, अगर समझ लो 50 वैल्यू समझ लो 50 करोड़ और 50 करोड़ का गुड्स खरीदना चाहता है, और जीएसटी रेट है समझ लो 18%, तो इसके ऊपर जीएसटी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 50 करोड़ का 18% 9 करोड़ के आस 9 करोड़ से आएगा ना, अरे आया ना, तो 9 करोड़ का, अब इमेजिन करो कि ये बंदे ने उसको 9 करोड़ का जीएसटी लगा के दे दिया, बाद में ये रिफंड ही क्लेम कर लेगा उसका, क्योंकि इसका 0 रेट सप्लाई आ गया, पर रिफंड तो बाद में क्लेम करेगा बेटा, पैसा तो अभी अटक गया ना उसका, और उसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर पहले से थी। पर क्या होगा, सप्लायर को वो पूरा 59 करोड़ का पेमेंट करेगा, उसका पैसा अटक जाएगा, फिर बाद में रिफंड क्लेम करेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, एक्सपोर्टर्स के वर्किंग कैपिटल में शॉर्टफॉल हो जाता है, और एक्सपोर्टर का टैक्स में जो बाद में रिफंड मिलना है उसको, क्योंकि बाद में इसको क्यों रिफंड मिलेगा, क्योंकि ये 0 रेट सप्लाई कर रहा है। अगर 0 रेट सप्लाई कर रहा है तो वो इनपुट के रिफंड क्लेम कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है, पर रिफंड को भी तो टाइम लग जाता है, 5-6 महीना, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने फिर एक स्कीम निकाली, और वो है पेनल्टीमेट सप्लाई। ये पेनल्टीमेट नाम मैं दे रहा हूँ, एक्चुअली स्कीम है सप्लाई बिफोर एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई सामने वाले का पैसा नहीं अटकना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जीएसटी तो देना पड़ेगा, पर जीएसटी जो देना पड़ेगा जीएसटी लगेगा, पर 18 से नहीं, 12 से नहीं, 5 से नहीं, 28 से नहीं, ओनली 1% लगेगा। ये 1% लगा के जीएसटी देगा। ये कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं है, ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। 1% मतलब 0.5, एक मिनट, सॉरी 1% नहीं, रेट क्या दिया है यहाँ पे, 0.1%, 0.1%, यानी बहुत ही कम रेट रखा हुआ है, ओके, 0.1%। तो अगर इसको मैं 0.1% का जीएसटी कहूँ, 0.1% मतलब सीजीएसटी 0.05% और एसजीएसटी 0.05%। क्या लिखना है मैं बताऊंगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, इनका पैसा ज़्यादा ब्लॉक भी नहीं होगा और जीएसटी का ट्रैक भी रहेगा। जैसे पुराने एक्साइज में ये तो एग्जाम ही था, पेनल्टीमेट सप्लाई एग्जाम था, सीएसटी में भी एग्जाम था, लेकिन यहाँ पे पूरा एग्जाम नहीं रखा, क्योंकि वो टैक्स कलेक्शन ट्रैक रखने के लिए रखा है कि भाई वो प्रॉपर ट्रैक रखा जा रहा है। तो ये सिचुएशन में बहुत मिनिमम टैक्स रखा, और वो कितना रखा बेटा, 0.1%। यानी बताओ 50 करोड़ का 0.1% कितना आ रहा है, 50,000, 50 लाख, 5 करोड़ निकालना कितना, 5 लाख आएगा ना, 5 लाख आएगा ना। तो देखो वो जो यहाँ पे 50 करोड़ का 18% ब्लॉक कर रहा था, यानी कितना ब्लॉक कर रहा था, 9 करोड़, उसके जगह उसका सिर्फ कितना पैसा ब्लॉक होगा, 50 लाख, सॉरी 5 लाख, 5 लाख ब्लॉक किया जाएगा उतना, ओके। और 5 लाख का ही टैक्स वो देगा, और ये 5 लाख का ये बंदा आगे क्रेडिट भी ले सकता है या रिफंड भी ले सकता है, क्योंकि वो 0 रेट सप्लाई कर रहा है, यानी ये 5 लाख का उसको क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो ये स्कीम में क्या हुआ, उसका ज्यादा पैसा ब्लॉक नहीं हुआ, बहुत मिनिमम 0.1% ब्लॉक हुआ, ओके। क्योंकि पर इसकी प्रोसीजर क्या है, ये बंदे के पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है, ओके, उसका डिटेल्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, ओके, डिपार्टमेंट वो सब चेक करता है, फिर वो किससे बुला रहा है, ओके, उसके डिपार्टमेंट उसके लिए स्पेशल उसको ऑर्डर देता है कि हाँ तो इन लोगों से परचेस कर सकता है, उसका साइमल्टेनियस एक क्रॉस
ओके एप्लीकेशन मतलब क्रॉस ऑर्डर इनके कॉमन पोर्टल पे चले जाती है कि भाई आप ये बंदे को सप्लाई कर दो ये रेट से। अरे समझ में आया? इसको हम कंसेशनल रेट कहते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? कंसेशनल रेट। उसको तो कॉमन पोर्टल से इनको भी ऑर्डर चले जाती है, इनको भी ऑर्डर चल जाती है। इनको ऑर्डर आने के अप्लाई ये करता है कि मुझे इससे खरीदना है। ओके, प्रोसीजर में नहीं जाना है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ओके, तो ये सिचुएशन में बेटा यहाँ पे जस्ट 0.1% से ही टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ऑन दैट कंसाइनमेंट, और इसका पैसा कम से कम वर्किंग कैपिटल कम से कम ब्लॉक होगा। इस तरह से जो एक्सपोर्टर है उनका वर्किंग कैपिटल ज्यादा ब्लॉक ना हो इन टैक्स अमाउंट। तो एक तरीके से ये उनको एक बेनिफिट दिया है, पर उनके पास ऑलरेडी क्या होनी चाहिए? एक्सपोर्ट ऑर्डर। चलो थोड़ा अब मैं पढ़ता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो, where a person claiming refund of unutilized ITC on account of zero rated supply without payment of tax has received the supplies on which suppliers avail a benefit of notification 40/2017, जो अभी मैंने बताया, ये notification 40/2017 या avail benefit of 78 read with 79 of 2017, the refund of ITC availed in respect of input received under the said notification for export of goods, okay, and ITC availed in respect of other inputs and input service to the extent used in the making of such export goods shall be granted। मतलब क्या? मतलब ये जो आरपी है, ये आरपी को ये क्यों ना इसने 0.1% दिया होगा, लेकिन वो 0.1% भी उसको क्या मिलेगा बेटा? रिफंड मिलेगा। यानी उसको आईटीसी भी मिलेगा चाहिए तो, अदरवाइज उसका रिफंड मिलेगा, इंक्लूडिंग अदर गुड्स जो उसने नॉर्मल रेट से खरीदा है। ओके, अदर गुड्स जो भी नॉर्मल रेट से खरीदा होगा उसके भी रिफंड, प्लस 0. कंसेशनल स्कीम में आया हुआ गुड्स का भी उसको रिफंड मिलेगा। ओके, तो चलो ये डायग्राम बना लो। ये डायग्राम में जीएसटी जो लगेगा, CGST 0.05% और SGST 0.05%। ठीक है, ये पेनल्टीमेट सप्लाई, इसको सप्लाई बिफोर एक्सपोर्ट भी कह सकते हो, सप्लाई बिफोर एक्सपोर्ट। और ये जो रेट है, ये नोटिफिकेशन नंबर वो लिख लो, कौन से नोटिफिकेशन नंबर में है। तो ये जो रेट है, नोटिफिकेशन नंबर 40 and 41/2070, ये नोटिफिकेशन 40 and 41/2017 में दिया है। ठीक है, और सेम नोटिफिकेशन 78 and 79, तो इसका नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 40 या 41/2017। ठीक है, इसे पेनल्टीमेट सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे नीचे क्लैरिफिकेशन है। क्या हुआ? ड्रॉ नहीं किया आपने पूरी? चलो करो ड्रॉ।
चलिए, अब एक सर्कुलर जो आया वो क्या कहता है, देखो, supplies to merchant exporter, the exporter receiving the goods at concessional rate of duty, मतलब जो एक्सपोर्टर इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है और 0.1% मिल रहा है, विल बी एलिजिबल टू टेक अ क्रेडिट ऑफ कंसेशनल टैक्स सो पेड। तो सवाल ये है, तो इसको बताओ, ये एक्सपोर्टर को जो ये टैक्स लग के आया है, क्या इसका रिफंड मिल जाएगा आरपी को? रिफंड या आईटीसी दोनों मिल जाएगा। तो लिखो आरपी इज एलिजिबल फॉर रिफंड और आईटीसी, रिफंड या आईटीसी दोनों 1% का जो टैक्स लग के आया, तो आरपी इज एलिजिबल फॉर रिफंड और आईटीसी, आईटीसी भी मिल जाएगा। फिर ये जो बंदा बेटा सप्लायर, ये एक सवाल इसने सीबीआईसी को पूछा कि मैं दे रहा हूं 1% में, मैं दे रहा हूं 1% में, और मेरा गुड्स आ रहा है 18% में। मेरा गुड्स क्या रेट से आ रहा है बेटा? 18% में, और मैं दे कितने में रहा हूं? 1% में दे रहा हूं। ये समझ रहे हो ना आप? तो फिर इनका क्या कहना है कि अगर मैं 1% में दे रहा हूं और मेरा गुड्स 18% में आ रहा है, तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर होगा क्या? इन्वर्टेड स्ट्रक्चर मतलब आउटपुट रेट इज 1% एंड 18% इनपुट रेट। तो बेटा देखो, इसका आउटवर्ड है, आउटवर्ड 1% से है, तो क्या ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में रिफंड क्लेम कर सकता हूं क्या? तो देखो क्लैरिफिकेशन क्या है, मैं क्लैरिफिकेशन पढ़ लेता हूं यहां पे। द सप्लायर हु सप्लाइज द गुड्स एट कंसेशनल रेट विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ, यानी जो जिसने कंसेशनल रेट पे दिया है उसको रिफंड मिलेगा ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54(3)(2) of the CGST Act. However, it may be noted that exporter of such goods can export the goods only under LUT or bond and cannot export on payment of क्या? IGST। मतलब पहली बात तो ये एक्सपोर्टर का जो एक्सपोर्ट होना चाहिए वो किसके अंडर में होना चाहिए बेटा? बॉन्ड। ओके, बॉन्ड या फिर क्या? ओके, LUT लिख दो यहाँ पे, बॉन्ड या LUT। LUT, बॉन्ड और LUT में होगा। तो फिर ये सप्लायर, जो सप्लायर ने उसको सप्लाई किया है, वो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में, यहां लिखो, सप्लायर कैन क्लेम रिफंड अंडर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, अंडर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर वो रिफंड क्लेम कर सकता है अंडर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो, ये उनकी स्कीम थी। एक प्रॉब्लम लेता हूं बेटा। एबीसी लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एग्जाम्पल 1 में आ जाओ। एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लैपटॉप, हैज 200 यूनिट्स ऑफ लैपटॉप वैल्यूड ईच 50,000। 200 यूनिट था और एक लैपटॉप की प्राइस 50,000 थी। CGST SGST पेबल 9% ईच। Input tax rate on such input and input services used in the process of manufacture for the tax period was 1 lakh. Each CGST and SGST, मतलब उनके पास ITC 1 लाख था। Out of total units of laptop, ABC Limited exported 140 units under letter of undertaking and remaining 60 laptop were sold within India. ठीक है, determine the refund amount. लिखो formula, refund amount equals to, okay, turnover of zero rated supply of goods, supply of goods divided by adjusted total turnover into net ITC, into net ITC। तो जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर आएगा एक्सपोर्ट का। कितने एक्सपोर्ट किए बेटा उसने? 140 यूनिट्स ना, अंडर बॉन्ड। अच्छा, जीरो रेटेड में सिर्फ कौन सा लेना? अंडर बॉन्ड वाला। तो 140 इंटू 50,000 उसकी प्राइस है,
डिवाइडेड बाय 200 इंटू 50,000 इंटू नेट आईटीसी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ईच का है, मतलब 2 लाख है। सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला के 2 लाख है। पर बेटा ये रिफंड आप सीजीएसटी का भी अलग निकाल सकते हो और एसजीएसटी का भी अलग निकालते हो। तो बताओ रिफंड अमाउंट कितना है उसका? 1,40,000, ये उसका रिफंड अमाउंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे एक प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, देखो। Messrs XYZ manufacturers furnish following into a request, manufacturers furnish following and request to compute maximum amount of refund eligible in respect of zero rated क्या supply, zero rated supply। देखो ITC of inputs 2,50,000, ITC of input service 50,000, ITC of capital goods हम ये नहीं लेते हैं रिफंड में, कैपिटल गुड्स का नहीं लेते, किसका लेते हैं हम? सिर्फ IS का। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर LUT, हाँ ये हमारा जीरो रेट है, लिख दो क्योंकि वो LUT में है। वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इन इंडिया, एक काम करो यहां पर डाल दो सोल्ड इन इंडिया 35 लाख। चलो ये तो हुआ। पेमेंट रिसीव्ड टुवर्ड द सर्विस सप्लाइड फॉर एक्सपोर्ट इंक्लूड्स 50,000 एडवांस टुवर्ड द सर्विस टू बी सप्लाइड आफ्टर करंट पीरियड। हाँ एक मिनट, ये ब्रैकेट गलती से वहां क्लोज हो गया, ये ऐसा क्लोज करो। इंक्लूड्स 50,000 एडवांस, वो कंटिन्यूटी में 50,000 एडवांस टुवर्ड द सर्विस टू बी सप्लाइड आफ्टर करंट पीरियड। ठीक है, सर्विस सप्लाइड फॉर एक्सपोर्ट इन रिलेवेंट पीरियड फॉर विच पेमेंट रिसीव्ड इन प्रायर पीरियड। ठीक है, ये ऐड होगा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस इन इंडिया, इन इंडिया मतलब ये नॉन जीरो रेटेड है, नॉन जीरो रेटेड है। और वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स, अच्छा एग्जाम सप्लाई हमें ऐड करना है या एक्सक्लूड करना है? टोटल में से एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड करना है, क्योंकि वो ऐड कर दिया तो रेशियो कम हो जाएगा, जबकि उसका आईटीसी में एलिमेंट ही नहीं है। ये समझ में आया ना? तो एग्जाम सप्लाई नहीं लेना है। ओके, तो चलो फॉर्मूला लिखो। रिफंड अमाउंट इक्वल्स टू, लिखो। अच्छा ये बंदा सिर्फ गुड्स दे रहा है या गुड्स प्लस सर्विस दे रहा है? गुड्स प्लस सर्विस ले रहा है, तो लिखो जीरो रेटेड, सॉरी टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस turnover of zero rated supply of services divided by total adjusted total turnover इनटू क्या बेटा? नेट आईटीसी। देखो फटाफट, नेट आईटीसी मतलब क्या? आईटीसी ऑफ IS, लेकिन डीम सप्लाई और पेनल्टी मेट का नहीं लिया जाएगा। अब इसमें कोई डीम सप्लाई तो है नहीं और पेनल्टी मेट भी नहीं है, तो नेट आईटीसी कितना बचता है? और IS का कितना होता है हमारा? 2 लाख, सॉरी 3 लाख होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब सिर्फ बॉन्ड वाला लेंगे, हाँ है ना, 15 लाख। अच्छा इसमें एक और डेटा होता, सप्लाई अंडर जीरो रेट ऑन विच IGST पेड, तो वो हम जीरो रेट में नहीं लेते, टोटल में लेते पर जीरो रेट में नहीं लेते। इज इट क्लियर? सो 15 लाख। और हाँ अब सवाल है एडजस्टेड टोटल, सॉरी सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस का क्या था बेटा? पूरा जो पेमेंट मिला, कुछ याद आ रहा है आपको? ओके, तो सर्विस का पूरा पेमेंट बताओ कितना मिला इसमें? 5,50,000 प्लस वो सर्विस का मिला जो ये मंथ में कंप्लीट की पर एडवांस प्रायर, मतलब प्लस क्या आएगा?
50,000 लेस एडवांस 50, मतलब कितने आएगा वो 550 आएगा। अरे ये समझा क्या, वो 550 आएगा। तो चलो लिखो टोटल टर्न इक्वल्स टू टर्नओवर ऑफ गुड्स 15 lakhs प्लस 550 माइनस सॉरी प्लस 50 माइनस 50, ये समझा क्या आपको, डिवाइडेड बाय, अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में बेटा ओके पहले तो टर्नओवर इन स्टेट ले लो। टर्नओवर इन स्टेट में मतलब कितना है आपका, एक तो एलयूटी में 15 लाख प्लस 35 यानी कितने हुए, इंडिया में भी सेल हुआ ना, तो 15 लाख लेना पड़ेगा प्लस 35 कितने हुए आपके 50 प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, बताओ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस कितना आया 550 प्लस नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब जो इंडिया में दी गई, तो नॉन जीरो रेटेड कितनी है बेटा यहाँ पे 5 lakhs और एग्जाम्प्ट हम कंसीडर नहीं करें, तो इतना ऐड करो 1 2 3 एंड 4 कितना आ रहा है, हाँ 60 lakhs 50,000 और आईटीसी आई और आईएस का 3 lakhs कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1,06,53, ये आपका मैक्सिमम रिफंड आ रहा है 1,01,653, ये आपका मैक्सिमम रिफंड आ रहा है। हाँ